अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। ओके गाइस, तो मैं आप लोगों को बताई थी कि आई में कौन सी चीज़ें हैं जो आपने लाजमी करनी है, क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो इनका फ़र्क आपको पता होना चाहिए ताकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकें। अच्छा अच्छा जी, तो हमने बात कर ली थी लेंस एंड कैटरेक्ट तक, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको सारा ही करना है। उसके बाद ग्लोकोमा। ग्लोकोमा में आपसे मैंने कहा कि इसकी जो डायग्नोसिस के लिए उनने टेस्ट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें अब आपके पास आता है एक पेरीमेट्री। पेरीमेट्री के टॉपिक में थोड़े उनने ज़्यादा सारे बताया हुआ है कि किस तरह हमने पेरीमेट्री करनी है, स्कोटोमा क्या होता है। एक्चुअली वो चीज़ आपकी हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है। लाइक आपका सिर्फ ये डिटेल में एससीक्यू में शायद ही आए कि आपसे पेरीमेट्री नहीं पूछते होते, लेकिन आपका ऑस्पी की बाकायदा एग्जामिनेशन में ही आती है पेरीमेट्री, स्कोटोमा क्या है, वाइवा के क्वेश्चन है। तो इसलिए अगर आप इसका यहीं पे कॉन्सेप्ट बना लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो इसलिए आप वो लाजमी कर लें कि सेंट्रल कौन से, सिडल स्कोटोमा कौन सा है, पैरा सेंट्रल क्या होता है, इसमें से एमसीक्यू आते होते हैं, ठीक है। तो आपने उससे बिल्कुल नहीं घबराना और उसको करना है। उसके बाद जो आपके ये ग्लोकोमा के अपने टॉपिक्स हैं, प्राइमरी ओपन एंगल एंड क्लोज एंगल ग्लोकोमा, ये तो है ही इंपॉर्टेंट। इसमें से ना अब आपकी ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसके साइंस और सिम्टम्स नहीं आपसे इतने पूछते हैं, मतलब पता तो आपको होना चाहिए। एक तो आपका वो जो आयरिस बॉम्बे वाला पूरा कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से आपने करना है, वो आपसे बहुत पूछते हैं, ठीक है, रिटर्न में भी और वाइवा में भी। उसके अलावा आपकी जो ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स कौन सी होती हैं, सेकंड लाइन कौन सी होती हैं, कौन सी हैं जो हम हाइपरटेंसिव में नहीं दे सकते, कौन सी हैं जो कॉशियसली इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ लिखी हुई है। एवरीथिंग इज आस्क्ड इन एवरी केस, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं, ये बात भी लिखी हुई है। उनकी डोज कितनी है, हर चीज़ डोज के साथ आई में नहीं याद करनी होती। आई में बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स पूछी भी जाती हैं, लेकिन हर चीज़ की डोज नहीं रिक्वायर्ड होती। जिनकी होगी मैं अलग से पूरी एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आती है कि हम किस चीज़ की ट्रीटमेंट को याद करें, क्योंकि आई में सारी ड्रग्स के नाम याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि किसकी है जो आपने डोज समेत याद रखनी है और किसकी नहीं रखनी, लेकिन इसकी तो आपने डोज और ड्रॉप्स दिन में कितनी बार डालने हैं उस समेत याद करनी है, ठीक है। ग्लोकोमा की बिल्कुल भी नहीं भूलना, ज़रा सा भी नहीं भूलना। उसके बाद फिर आपके सेकेंडरी ग्लोकोमास आते हैं ना। सेकेंडरी ग्लोकोमास में काफ़ी सारे इनने दिए हुए हैं। एक तो आपको सबका नाम ज़रूर आना चाहिए, एटलीस्ट आपको डिटेल में नहीं भी पता तो आपको नाम पता हो कि भाई क्या चीज़ है। उसके अलावा फेकोमॉर्फिक और फेकोलिटिक ग्लोकोमा जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। उसके बाद आगे आपके पास ये जो है सर्जिकल प्रोसीजर्स इन ग्लोकोमा, ये एंड में ज़रा सी उन्होंने वही जो नॉर्मल आयरोडोटमी है, एरिडेक्टमी है, उसी की एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ये वाली जो बातें हैं, पता नहीं मेरी उंगली आपको दिख रही है, यहाँ पर आ गया, ठीक है, इस पेज पे हम आ गए हैं। तो उनको आप एक नज़र देख लेना है। जो सर्जिकल प्रोसीजर्स है आपको खुद पता होना चाहिए क्या हिसाब है। यूवीआर ट्रैक का जो चैप्टर है ना, इसमें से आती सिर्फ आपके जो एससीक्यू के हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चंस में जो बातें आती हैं वो सिर्फ एंडोफ्थेल्माइटिस आता है, एक एक्यूट यूवीआइटिस, और एंडोफ्थेल्माइटिस और पैनऑफ्थेल्माइटिस का डिफरेंस पूछते हैं, ठीक है। बस इतनी सी बात है जो आती है। इतना याद रखना है कि पैनऑफ्थेल्माइटिस में आपकी जो मूवमेंट्स ऑफ आई हैं वो भी रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, लेकिन एंडोफ्थेल्माइटिस में नहीं होती। ये बात तो आपकी बिल्कुल पक्की आपको पता होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा ना आपकी जो पूरा चैप्टर है इसमें आपने शुरू से लेकर चैप्टर पैन ऑफ्थेल्माइटिस तक सारा करना है, ठीक है। सारा लाजमी पढ़ना है, क्योंकि ये आपका इसमें से खास तौर पे आपके मटन फैट के पीस जो होते हैं और जो सिंपल नॉर्मल कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स होते हैं, वाइट कैरेटिक, इनका आपको 100% पता होना चाहिए, उसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। मटन फैट के पीस बहुत पूछते हैं, पोस्टीरियर यूवीआइटिस में आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और पैन ऑफ्थेल्माइटिस तक आपने चैप्टर पूरा पढ़ना है। उसके बाद आप चाहें तो चैप्टर जो है वो बिल्कुल छोड़ दें, मतलब उससे आगे अगर आप चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे ना तो आपका आराम से हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कभी एक आध एमसीक्यू शायद आए तो आए, लेकिन उससे ज़्यादा इस पूरे चैप्टर में से आता ही नहीं होता कुछ। ये ही ऐसी बातें। फक्स यूवीआइटिस जो है ये देख लेना, लेकिन ऐसा ज़रूरत नहीं है। रेड आई का चैप्टर आपके अपने उसके लिए है, एमसीक्यूज़ के लिए। एमसीक्यू इसमें से आता होता है कि भाई बता दें, लेकिन अगर आपने बाकी सारे चैप्टर्स पूरे अच्छे से किए ना तो ये 2 सफ़ों का चैप्टर ना भी करो तो समझ में आ जाता है, लेकिन एमसीक्यूज़ के लिए इसको एक दफ़ा पढ़ लेना। जो विट्रस का चैप्टर है इसमें से आपको ना इसमें से भी एमसीक्यू ही आते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि भाई बहुत कॉमनली जो जैसे आपकी हाई मायोपिया के जो बहुत लोग होते हैं, बहुत हाई मायोप्स होते हैं, उनमें ज़्यादातर क्या हो जाता है, उनमें विट्रस लिक्विफैक्शन हो जाती है। दिस इज़ वेरी मच कॉमन और सबसे ज़्यादा क्यों होती है, हाई मायोपिया की वजह से। ये आपका एमसीक्यू आता होता है। पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट है, ये मतलब आपका ना सारा एमसीक्यू बेस्ड सा चैप्टर, बहुत आसान से, इसको भी एक रीड देनी है खाली, नथिंग एल्स। इसमें से एससीक्यू टाइप चीज़ें कम ही आती हैं। रेटिना, नाउ रेटिना इज़ अ चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर जो स्टार्स लगे हुए, उस हिसाब से आप भी देख लें कि कितनी ज़्यादा, ये वाला देखें ना इस पर कितने स्टार लगे हुए, रेटिनोब्लास्टोमा, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ये चीज़ें बहुत आती हैं। एक बात याद रखना, रेटिना का चैप्टर यहाँ पर उतना अच्छा नहीं दिया हुआ, मतलब टॉपिक्स सारे हैं लेकिन आपको डिटेल कहीं नहीं ली हुई, कहीं भी नहीं इनने बताया हुआ आपको कि सॉफ्ट एक्जुडेट्स क्या होते हैं, हार्ड एक्जुडेट्स क्या होते हैं, कॉटन वूल हेमरेज जो स्पॉट्स हैं वो क्या होते हैं,
फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस क्या है, स्प्लिंटर हेमरेजेस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी लाजमी है कि स्प्लिंटर हेमरेज कब बनता है, फ्लेम शेप कब बनता है, ये सारे सॉफ्ट हार्ड एक्सुडेट क्या चीज़ें हैं। इसलिए क्योंकि आपके एक तो एमसीक्यूज़ में आती हैं, दूसरा आपको चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी तो आप कभी भी डायग्नोसिस नहीं बना सकते। तो डू चेक की ये क्या चीज़ें। अगर आप मैंने जैसे वीडियोस बनाई थी तो मैंने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया था। अगर आप वो नहीं देखते, नो इशूज़, आप नेट पे सर्च कर लें, लेकिन आप इनका लाजमी देखें, इन चीज़ों को समझें ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती जाएँ। तो रेटिना का चैप्टर इज़ इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इसमें से भी डायबिटिक रेटिनोपैथी 100% आती होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ सही वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा आने वाली चीज़ है। फिर रेटिनल डिटैचमेंट, रेगमेटस आरडी, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, रेटिनोब्लास्टोमा। थोड़ा लंबा चैप्टर है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट ये चीज़ें जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं ये लाजमी करनी है, लाजमी। फिर उसके बाद जिन पे मैंने खाली टिक लगाया हुआ है, हाइपरटेंसिव है, ये वाली मतलब जिन पे खाली टिक है, अगर आपके पास टाइम थोड़ा बहुत है तो एटलीस्ट वो पढ़ लें। उसके बाद जो फिर पीछे रह जाएंगे वो चाहे तो छोड़ दें, क्योंकि आपके इस रेटिना के चैप्टर में से ज़्यादातर एमसीक्यूज़ भी इन्हीं टॉपिक में से आते हैं जो इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक हैं। बाकियों में से एमसीक्यूज़ भी कम ही आते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ लेंगे तो अच्छी बात होगी, लेकिन नहीं भी पढ़ेंगे तो इट्स फाइन। ऑप्टिक नर्व का जो चैप्टर है ना, इसमें आपको पता लाजमी जो होना है वो ये कि पेपिलोडीमा और ऑप्टिक न्यूराइटिस में डिफरेंस क्या है। कब हम कहते हैं कि पेपिलोडीमा हुआ और कब ऑप्टिक न्यूराइटिस, अपनी वीडियोस में भी मैंने बताई थी बात, और अभी यहाँ पर भी आती होती है और आपसे क्वेश्चन भी इन्हीं में से आता है। आप चाहें तो इसमें पेपिलोडीमा और ये पेपिलाइटिस का जो डिफरेंस है ना, पेपिलोडीमा एंड पेपिलाइटिस, ये ही बहुत ज़रूरी है, ठीक हो गया। तो इसमें से ये चीज़ ही ज़्यादा आती है। विजुअल पाथवे में आपका एक सफ़े का चैप्टर आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी जगह लीजन होगी तो क्या आपका डायग्नोसिस होगा उसका। इस वजह से क्योंकि इसमें से एमसीक्यू भी आता है, एक नंबर का एससीक्यू भी आता है कि फलानी जगह लीजन हुई थी, उसको क्या हो गया, होमोनोमस हेमेनोपिया हुआ, बायनॉरल। मेरे ख्याल इसमें मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई, मैं बना दूंगी ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये एक वीडियो में कवर हो जाएगा, छोटी सी बात है लेकिन है इंपॉर्टेंट है। प्यूपिल का जो चैप्टर है ना, अब मैं इसमें से ना आपका वो एससीक्यू बहुत ज़्यादा नहीं आता होता, बहुत कम आता है। आप सबसे एंड में ये चैप्टर करेंगे। आपने शुरू से बुक पढ़ना शुरू की, आपने क्या करना है मैं आपको ये भी बता देती हूँ, बल्कि वीडियो के एंड में बताती हूँ कि आपने पढ़ने का क्या होना चाहिए, ठीक है। बहरहाल प्यूपिल सबसे आखिर में करें क्योंकि प्यूपिल इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपको बस इतना ही पता हो जो कि मैंने टॉपिक्स को लगाया मैंने टिक। अर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल हो गया, एडिस्ट्रॉनिक प्यूपिल है, हॉर्नर सिंड्रोम है, कि ये क्या चीज़ें हैं, क्योंकि आपसे ये वाइवा में और एमसीक्यूज़ में ही पूछते हैं, ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन एंड में इसको पढ़ना ज़रूर एक दफ़ा, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो इसके आने वाले जो एमसीक्यूज़ हैं ना वो आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे, मतलब ज़रा मुश्किल हो जाएगी फिर करते हुए। अच्छा जी, ऑर्बिट का चैप्टर है, प्रोप्टोसिस वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस एंड थायराइड डिजीज, इसमें से यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बीच वाले सारे के सारे छोड़ने हैं ना तो आराम से छूट सकते हैं। लाइक ये डर्मोइड सिस्ट से लेकर मेनिंजियोमा तक कोई चीज़ इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप आराम से इन सबको छोड़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है, कोई मसला नहीं होगा, बाकी आप कर लें, ठीक है। अच्छा, ऑकुलर इंजरीज में से आपका जी मैंने ये लिखा जिस पे लगाया हुआ भी है कि एक्स्ट्रा ऑकुलर फॉरेन बॉडी हाइफेमा की ग्रेडिंग आती होती है। मैंने यहाँ पर टिक नहीं लगाया तो वो आपने देख लेनी है। लेकिन ये चैप्टर भी मतलब बहुत ज़्यादा रिपीटेडली आस्क टाइप चीज़ नहीं है। ज़ाहिर है एक आध एमसीक्यू भी तो इसमें से आना ही होता है, तो आप इसको एक नज़र पढ़ेंगे ज़रूर और देख लेंगे कि क्या ज़्यादा चीज़ें इसमें आ रही है। लेकिन आसान सा चैप्टर है। एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये आपका कोई ऐसा मुश्किल भी नहीं है, आपको पता है ये दूर की और करीब की नज़र कमज़ोर होने की रीजंस भी आपने पहले भी पढ़ी थी, बचपन में भी पढ़ी थी, अभी फिर पढ़ रहे हैं। यही चीज़ें इसमें से बहुत ज़्यादा आती हैं। प्रेस बायोपिया एज रिलेटेड जो चीज़ है वो है, और एस्टिग्मेटिज्म की रीज़न क्या होती है, ये आपसे बहुत ज़्यादा वाइवा में पूछते हैं, ठीक है। याद रखना, जब भी हमसे एक वाइवा में सवाल करते होते हैं जो यहाँ नहीं लिखी हुई होती, बात के सबसे पहले जब एक आय के वार्ड में या फिर नहीं आय की ओपीडी में एक पेशेंट आता है तो हम सबसे पहले उसका क्या कराते हैं, तो सबसे पहले हम पेशेंट की रिफ्रैक्शन टेस्ट करते हैं कि उसकी आई साइट जो स्नेलेंस चार्ट है, सबसे पहले हम स्नेलेंस चार्ट बेसिकली करते हैं कि उसकी जो स्नेलेंस चार्ट पे कितनी उसकी नज़र आ रही है। अगर स्नेलेंस चार्ट पे उसकी आईसाइट वीक आ रही है तो फिर हमने दूसरा काम क्या करना होता है। बच्चे फ़ौरन से कहते हैं जी हमने स्लिट लैम्प करना है, स्लिट लैम्प में एकदम कभी भी नहीं जाते। उसके बाद आप उसकी नज़र चेक करते हैं ग्लासेस के साथ, शीशों के साथ, कि क्या वो शीशों से इंप्रूव होती है। और शीशों से भी पहले जो काम होता है वो होता है पिन होल। तो आपने एक बात याद रखनी है, आई की ओपीडी में पेशेंट आएगा तो सबसे पहले आपने स्नेलेंस करना है, स्नेलेंस के बाद आपने पेशेंट का पिन होल करना है। पिन होल से अगर आई में इंप्रूवमेंट होती है इसका मतलब कि एरर ऑफ रिफ्रैक्शन है। फिर आप जो है वो ग्लासेस लगाते हैं, मतलब शीशों से चेक करते हैं कि कौन सा शीशे का नंबर है। लेकिन अगर पिन होल से इंप्रूव नहीं होती मतलब कि मसला पीछे है कहीं पे। तो बहरहाल ये आपने याद रखनी होती है, आपके वाइवा का बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही अच्छा सवाल होता है।
अच्छा, उसके बाद आ जाए स्ट्रैबिस्मस इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर अगेन, बहुत आसान चैप्टर है, समझ लेंगे इसको तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मैंने बहुत डिटेल में समझाया, आप उसको वहाँ से करेंगे तो आपको आसानी होगी। तो स्ट्रैबिस्मस आपने शुरू से लेकर ना कम से कम यहाँ तक है जी, ये बल्कि सारे ही चैप्टर एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एटलीस्ट पैरालिटिक स्क्विंट तक तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद जो है नर्व पाल्सीज है ना, थर्ड फोर्थ और सिक्स, इसमें से भी आपका लाजमी सवाल आता होता है। तो ये चैप्टर आपने पूरा ही करना है एक तरह का, और इसमें से सवाल भी आता है, हमेशा ही आता है। पैरालिटिक स्क्विंट के बारे में वो हमेशा पूछते हैं। बड़ों के साथ असल में सिनेरियो इस तरह आता है कि बच्चों का सिनेरियो होगा तो वो कभी भी पैरालिटिक स्क्विंट का नहीं होता, वो हमेशा नॉन पैरालिटिक ईसोट्रोपिया का ही होता है ज़्यादातर। और जो बड़ों का सिनेरियो आता है कि बड़ा स्क्विंट के साथ आपके पास है, तो वो 90% केसेस में पैरालिटिक स्क्विंट होता है, और जहाँ पर डेविएशन होगी उस हिसाब से हम नर्व पाल्सी को चेक करेंगे। तो ये बात आपने इसलिए करनी है। ये वाला चैप्टर आप बिल्कुल छोड़ देंगे। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस ना इसलिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आप ही को फ़ायदा देंगे जब डायग्नोसिस बनाएंगे आप। तो यहाँ पर ये बात ख़त्म करते हैं। आपको कोई भी मसला हुआ कभी भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।